बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। पहली स्पीच बहुत ही पुरएतमाद अंदाज से उन्होंने की और बड़े बड़े इसमें ऐलानात भी उनकी जानिब से किए गए। खासतौर पर अब देखना है कि अमेरिका की जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी होगी उसमें मजीद कितनी सख्ती होती है। जिस तरह उन्होंने अमेरिका को माशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम करने की बात की है, वो कितना बड़ा चैलेंज उनके लिए साबित होता है, चूँकि जो पॉलिसी वो लेकर आ रहे हैं उसमें फिर कहीं कहीं एक तजाद की भी थोड़ी सी ज़रा कैफियत नज़र आ रही है। और जो दीगर ऐलानात उनकी जानिब से किए गए, चूँकि बड़े ज़बरदस्त पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लोगों का तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। एहतिशामुल हक साहब सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, आदिल अब्बासी साहब सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर साफ़ी हैं, इस वक्त वाशिंगटन DC में मौजूद हैं। असद निज़ामी साहब सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका से ही मौजूद हैं हमारे साथ। ज़फ़र इलाही साहब जो साबिक सफ़ीर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी हम उनका एक्सपर्ट ओपिनियन ले चुके हैं। आदिल, ज़रा पहले आपकी तरफ आते हैं, चूँकि वाशिंगटन DC के वो मनाजिर और वहाँ का रिएक्शन जो पहली स्पीच के बाद है, और इस वक्त वहाँ क्या इस लोगों में राय पाई जा रही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहली स्पीच की है, क्या रिएक्शन देखा आपने लोगों का? देखिए ये जाहिर है हर एतबार से तारीखी दिन है। एक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ओथ लेना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक मैसिव विक्ट्री थी। एक बहुत बड़े नंबर से वो पॉपुलर वोट से पावर में आए थे, तो पूरे अमेरिका से जो है वो लोग वाशिंगटन DC पहुंचे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर 2-3 रीजंस बने जिसकी वजह से वो बड़ी तादाद तो यहाँ शिरकत नहीं कर सकी। वेदर उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, सिक्योरिटी उसका बहुत बड़ा रीजन था, और इन मामलात की वजह से लोग ज्यादा नहीं थे। लेकिन अभी जैसे ही ये वोट टेकिंग सेरेमनी चल रही थी, उस वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोग गैदर होना शुरू हुए। तो एटलीस्ट कैपिटल हिल के बाहर जो है वो हमें थोड़ा सा रश नजर आया। लोग जमा हुए, खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, बड़े मजे से जो है वो वहाँ पर -5 टेम्परेचर के अंदर जो है एंजॉय कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कि ट्रम्प के नारे लगा रहे थे। और एक बड़ा दिलचस्प भी मैंने यहाँ पर देखा कि एक ग्रुप खड़ा हुआ था, एक साहब माइक पे खड़े हुए थे और उन्होंने जो है वो अपने हाथ में को $200-250 रखे हुए थे, और वो हर सवाल पर $20 सबको दे रहे थे, पूछ रहे थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का अगला टाइम कैसा होगा, क्या होगा, और उनकी वाइफ जो है वो किस सिटी से हैं। इसके अलावा और उनसे रिलेटेड काफ़ी बातें। सो एनीवेज लोग खुश हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जमा नहीं हो सके, मौसम की वजह से भी और सिक्योरिटी की वजह से भी। यहाँ 2.5 लाख अफराद ने आना था, 2.5 लाख अफराद की जगह चंद हजार लोग जो हैं वो यहाँ पर आ सके। अलबत्ता कल कैपिटल अरीना में बड़ा रश था, वो था। तो एक तो ये माहौल है। दूसरी तरफ ये कि देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट टिपिकल पॉलिटिशियन जो होते हैं वो नहीं है, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन जो है वो नहीं है। ही इज एन आउटसाइडर, ही इज एन आउटसाइडर। पहले इन्होंने अपना मार्क बनाया 2016 में इलेक्शन में आकर, 17 में पावर में आए और कई ऐसे फैसले किए जो अमेरिकन हिस्ट्री में अनप्रेडिक्टेबल किस्म की चीजें हुई जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है अमेरिकन प्रेसिडेंट। आज जब वो दोबारा पावर में आए तो उसकी 2-3 वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है वो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत बोल्ड हैं। और देखिए जिस तरह वो हेड ऑन ले रहे हैं दुनिया को, चाहे वो चीन के साथ पनामा कैनाल का मामला हो, ग्रीनलैंड की बात हो, कनाडा को जो है वो अपना प्रोविंस डिक्लेयर करने की बात हो, दुनिया पे टैरिफ लगाने की बात हो, तो वो जो उनका एग्रेशन है, पीपल रियली लाइक इट। और अमेरिकन को भी अब शायद ये स्टाइल भागे और पॉपुलिज्म और जो है वो पूरी दुनिया में एक वक्त उसका राइज है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं वो उनको अच्छी लगी, और मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कि यहाँ पर बड़ी पॉजिटिव पल्स है उनके आने के बाद। लोग बहुत खुश हैं। ठीक, फैज़ और रहमान आपकी जानिब आ जाते हैं। जिस तरह से आदिल बता रहे हैं कि एक पॉजिटिव पल्स है, इज इट सो? क्या रियली ये इस वजह से भी हुआ है कि ट्रंप ने थोड़ा सा अपना जो स्टैंड है उसे शिफ्ट भी किया है इस बार? पिछली बार बहुत सारी बातें उन्होंने रूथलेस कर दी थी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि जैसे कई लोग तो उन्हें वाइट सुपरमेसिस्ट भी कह रहे थे, 10,000 इस तरह के बहुत बोल्ड कमेंट्स उनके ऐसे भी थे जिससे लोग हर्ट भी हुए थे। इस बार जो अक्सरियत उनको हासिल हुई, क्या ये उसकी वजह है? अब जिस तरह से आदिल कह रहे हैं कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रंप के नारे लगा रहे हैं, इज इट रियली सो, या इसके पीछे कोई और वजह है स्टांस के अलावा भी? years old, ये अप्रैल में 79 के हो जाएंगे। एक मतलब एक उम्र रसीदा, इस उम्र में लोग जो है आराम से बैठ के
चाय भी खुद नहीं पीते बल्कि उनके सामने पेश की जाती है। तो वो एक इंसानी अज़्म और इरादे की मेरी दानिश में एक लाजवाल, एक अजीम शान मिसाल आपके सामने है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए उनके बारे में ये जो कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, अगर मैं ये समझता हूँ कि ये इतना अभी क्लीशे बन गया है, और आदिल ने बहरहाल उसको एम्फसाइज किया, वो बात दुरुस्त भी है किस हद तक, लेकिन आज की तकरीर के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ऐसी बात नहीं है। ही इज़ ए वेरी स्मार्ट ओल्ड मैन, और वो अपनी जो पॉलिसीज हैं उनकी बड़ा वो एक थिंक थ्रू करके, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कि बाकायदा एक सोच समझ के उसकी पहले हवा बांधते हैं, हवा बांधने के बाद फिर उसका एक फीलर्स लेते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं और फिर उसको बाकायदा फार्मुलेट करते हैं एज ए पॉलिसी। आज जितने भी अनाउंसमेंट्स उन्होंने किए हैं वो तमाम बातें वो हैं जो उन्होंने अपनी कैंपेन में वादे किए थे, उनके बारे में कहा था, और फिर जीतने के बाद जैसे पैनामा कैनाल है या और जो उन्होंने कहा कि अब वो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है उसको गल्फ ऑफ अमेरिका डिक्लेयर कर देंगे। वो तमाम बातें ऐसी हैं जो एक फीलर्स छोड़ते हैं, फीडबैक के बाद फिर उस पर हैं। तो ही इज़ एक्चुअली टू मी राइट नाउ ही इज़ अ वेरी प्रेडिक्टेबल मैन, कि वो जो कर रहे हैं बड़ी सोच समझ के वो कर रहे हैं। और आप यही वजह है, देखिए आप जो अगेन गोइंग बैक टू द कमेंट्स के ज़्यादा एक एक यूफोरिया है, लोग खुश हैं, उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा इनकी जो विक्ट्री है वो बड़ी इंक्लूसिव है। और आप आज जिन लोगों ने उनकी तकरीर सुनी है यहाँ पर, उसमें उन्होंने बाकायदा ब्लैक अमेरिकन्स और हिस्पैनिक अमेरिकन्स, जो कि यहाँ का ऑलमोस्ट 25 से 26% आबादी का हिस्सा है, ये दो पॉपुलेशंस, ये ऑलमोस्ट 30% बन जाती है टोटल अमेरिकन आबादी का। तो उनका उन्होंने ख़ास तौर से शुक्रिया अदा किया, जो ब्लैक्स के नहीं बल्कि पूरे अमेरिकन्स के जो हीरो हैं, और जो कि ज़ाहिर एक सिया फार्म लीडर थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो उनको उन्होंने बाकायदा एक 2-3 मिनट बाकायदा ख़िराज तहसीन पेश किया, उनकी तारीफ़ की और उनके मिशन पर अमल पैरा होने को और उनके मिशन को पूरा करने का वादा किया। तो इस दफ़ा वो नज़र आता है कि ही इज़ ए मोर इंक्लूसिव पर्सन, और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो एक मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हैं। ज़ाहिर है अमेरिका फ़र्स्ट का उन्होंने नारा लगाया है, और अमेरिका फ़र्स्ट कहने का मतलब ये हुआ कि उनके तमाम जितने भी फैसले होंगे उसमें 100% अमेरिका का इंटरेस्ट देखा जाएगा। और एक बात मैं एक आखिरी जो कमेंट करना चाहता हूँ वो ये कि हम जो बाहर बैठ के जो उनसे तवक्कुआत रखते हैं मुख्तलिफ मामलात में इंटरफेयर करने की, पाकिस्तान के या दुनिया के और ममालिक में, खुसूसन पाकिस्तान के, तो याद रखिए कि ही विल ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट्स इन इट फॉर मी एंड व्हाट्स इन इट फॉर अमेरिका। अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखते हुए मैं यहीं से आगे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाती हूँ। ज़फ़र हिलाली साहब आपकी जानिब आ रहे हैं सवाल लेकर। जैसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के लेंस से अगर देखा जाए हमारी प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान और यूएस के इलेक्शन जो रिलेशंस हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म का बॉन्ड रहा है हमारा, तो हमने ताउन को आगे बढ़ाना है या किस तरह से इन मामलात को हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं इन द फ्यूचर? जी आदिल, ये आदमी जो अमेरिका कहता है इज़ द ग्रेटेस्ट, ये तो 100% टैक्स चीनियों की गाड़ी पे लगा रहा है, चीनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। क्यों लगा रहा है? ये इसलिए लगा रहा है कि दे आर बेटर, बिकॉज दे आर बेटर एंड चीपर। वो बेहतर भी है और सस्ते भी हैं, तो लिहाजा उनको ख़त्म करना चाहिए, तो ये 100% टैक्स लगा रहा है। यार इस किस्म के आदमी के स्टेटमेंट्स आप सुन के वी कांट टेक इट एट फेस वैल्यू। ये जब अमेरिका फर्स्ट होता है इट मीन्स एवरीबॉडी एल्स लास्ट। दफा करो उनको, और ये तो उनका एटीट्यूड है। एक्सेप्शनलिज्म यही होता है कि हमारे से बेहतर कोई नहीं है, हमारे से इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, लिहाजा जाओ भाड़ में। तो देखिए बात असल ये है कि और मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। ये तो सैंक्शन लगा दिया है ना रशिया पे कि रशिया से तेल ना खरीदो, तो जर्मनी बेचारा मर रहा है। भाई अगर तुम सैंक्शन लगा रहे हो कि तुम पीनलाइज करना चाहते हो और टैक्स और ड्यूटी, व्हाट आर टैक्सेस? इट इज एग्जैक्टली दिस कि जब आपसे कंपटीशन में आप नहीं आ सकते हैं, आप हार जाते हैं, तो महंगा कर दो उसको। मैं तो समझता हूँ कि ये आदमी इज नथिंग इन दिस होल स्पीच। उसके बस वो इट्स ऑल, माफ करिए, विंड एंड पिस।
नथिंग एल्स। तो ये दैट्स वाई मैंने शुरू में कहा था कि बेहतर ये होता कि देखें ये क्या करता है। अब मिसाल के तौर पे कितने लोगों पे टैक्स लगाएगा, हमें भी, हमारे पे भी लगा देगा। आपका क्लॉथ बेहतर है, अमेरिकन क्लॉथ से बेहतर है, उधर के वर्कर्स इतने, उनका तनख्वाह इतना ये है तो उनका तनख्वाह काटो। जर्मनी में somebody pointed out, फोक्सवैगन को compete करवाने के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने उनके यूनियंस को कहा तुम अपने लोगों का तनख्वाह कम करो। अगर तुम अपने लोगों को तनख्वाह कम करोगे तो ये यूनियन स्ट्राइक पे चले गए। तो ये जो सिस्टम है अमेरिका का कि हमारा बड़ा मार्केट है, हम एक रिच मार्केट है, लिहाजा आपका सामान अगर हमारे से सस्ता है हम नहीं लेंगे, उस पर ड्यूटी लगा देंगे। जो इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसी है उस पर ये आपके रिजर्वेशंस हैं, इस पर हम मजीद भी डिस्कशन करते हैं। जी आदिल, देखें, मैं जो पहले भी बात कर रहा था ना, जब मैं ये कहता हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो उससे मुराद ऑब्वियसली हरगिज ये नहीं है कि अनप्रेडिक्टेबल वो जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखते हैं कि कोई भी मुंह में जो कुछ आएगा वो कह देगा। ये अमेरिका है, यहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो कोई जितना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हो, वो जितना भी पॉपुलिस्ट हो, उसको ये पता है कि यहाँ पर गेट कीपर्स बहुत स्ट्रांग हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं। यहाँ पर जो है वो जब बात करता है, आई कंप्लीटली एग्री विद सब कि वो बिल्कुल उसकी कैलकुलेटेड मूव होती है बात करते हुए। जब हम कहते हैं ना वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो हम इस सेंस में कहते हैं कि जो अमेरिकन कल्चर है, जो अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी, सेनेटर, कांग्रेसमैन का जो स्टाइल है बात करने का, या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, या जो उनका वे ऑफ टॉकिंग होता है, वो उससे मुख्तलिफ है। ट्रम्प जो है बेसिकली ही इज बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ लगी लिपटी किए बगैर बात करते। तो इसलिए उस एतबार से मैं अमेरिकन कल्चर के एतबार से उन्हें अनप्रेडिक्टेबल कहता हूँ। हाँ, अब आप देखें जब वो कहते हैं कि मैं टैरिफ्स लगाऊंगा, ये भी जफर साहब ने बड़ी बेहतर बात की है कि पाकिस्तान में आप देखें कोई डिबेट ही नहीं हो रही। अभी समझने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान को इससे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन मार्केट्स हैं और अमेरिका है। अगर अमेरिका, पाकिस्तान जैसे, अब चाइना जैसे मुल्क पे टैरिफ पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी हुई है, जब पाकिस्तान जैसे मुल्क पर अगर उस टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा तो यू कैन नॉट इमेजिन वेयर इट विल गो। नंबर 2, अब जरा जहन में रखें, जब हम ये कहते हैं कि आज मैंने जो रिपोर्टिंग भी की है पूरा दिन, उसमें मैं यही चीज सवाल लोगों से बार बार पूछ रहा था, तो मोस्टली पीपल डिडंट नो दैट कि ये जो वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका क्या मकसद है। वो कहते हैं जस्ट अ स्लोगन। देखिए, आप जब ये कहते हैं कि अमेरिका को मैं ग्रेट बनाऊंगा, तो अमेरिका इज ऑलरेडी ग्रेट। मुझे बताएं इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी से अच्छी किस दुनिया के मुल्क की इकोनॉमी है? जब आप कहते हैं हम अमेरिका को ग्रेट नेशन बनाएंगे, तो अमेरिका तो ऑलरेडी ग्रेट नेशन इन अ वे है कि वहाँ पर एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री सबसे ज्यादा फैसिलिटीज हैं, सबसे ज्यादा वहाँ पर जो है वो ऑप्शंस हैं, आपके पास इकोनॉमी बेटर है, इन्फ्लेशन है अमेरिका में भी, लेकिन दुनिया की तरह नहीं। थर्ड, आप बात एक ध्यान में रखें कि एक, यानी कहना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया कह सकता है ये बात, शायद आप किसी, ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट वांट टू मेक इट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। कि आप जब कहते हैं कि मिडिल ईस्ट की कोई कंपनी, अगर कोई कंट्री अगर ये कहती है कि जी हम जो है वो दुनिया से हट के चलेंगे, मेक सेंस। अगर नॉर्थ कोरिया कहता है कि हम दुनिया से हट के चलेंगे, मेक सेंस। कोई और मुल्क कहता है, सो इज द केस विद ईरान, कहता है हम चलेंगे, मेक सेंस। ठीक है कि इन लोगों, ये डिस्कनेक्ट हैं बहुत सारे मुल्क इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, लेकिन आप एक बात याद रखें, जब दुनिया में जो वर्ल्डली सुपर पावर है इन अ वे अमेरिका, इतनी बड़ी कुव्वत ताकत जब खुद को डिटैच करती है और अपने आप को एक फोर्ट्रेस में बंद करती है, और वो कहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ अपनी परवाह है, बाकी दुनिया का हमें कोई लेना देना नहीं। इट्स डेंजरस, इन अ वे डेंजरस है कि यू आर अगेन हेडिंग टुवर्ड्स इंपीरियलिज्म। अमेरिका जैसा मुल्क जो इतनी बड़ा मुल्क है, जिसको इसलिए लीडर माना जाता है दुनिया में कि उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है, पावर भी है, इंस्टीट्यूशंस भी हैं। अगर इतना बड़ा मुल्कों के साथ खुद को डिटैच करना शुरू करेगा और बाकी जो गरीब ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वर्ल्ड गोना सी समथिंग डिफरेंट इन कपल ऑफ ईयर्स और मंथ्स, यू कैन से दैट। तो इस एतबार से अमेरिका जैसा मुल्क ये नहीं कह सकता कि हमें दुनिया की परवाह नहीं। तो अगर चाइना इफेक्ट करेगा, जब वो यूरोप को कह रहा है कि नेटो अपनी खुद संभालो, तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी एक कंसर्न होगा कि हमारी गुड्स जो अमेरिका आती हैं, हमारा बड़ा रिलायंस है अमेरिकन सिस्टम पे, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हमारे एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो हमारे बिजनेसेस हो, चाहे हमारा टेक इंडस्ट्री का रिलायंस हो। तो अमेरिका जैसे मुल्क को हमें भी क्लोज करना है और अमेरिका को भी हमारे जैसे मुल्क से या ऐसे मुल्कों से क्लोज होना है। एक लास्ट बात मैं करके अपनी बात कंक्लूड करूंगा जी।
फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका कहता है कि जी मुझे हमें सिर्फ अपनी नेशन की परवाह है, तो आप ये जहन में रखें कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वी डोंट कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोसेस, ठीक है, वी हार्डली कंट्रीब्यूट इन। तो अब आप ये इमेजिन करें कि आवर शेयर इज वेरी लेस इन एनवायरमेंटल इश्यूज, ये जो फ्लड्स आ रहे हैं, जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जो और एनवायरमेंट के से प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो अगर अमेरिका जैसा मुल्क कहता है मैंने किसी मुल्क की सपोर्ट नहीं करनी, या वेस्ट कहता है कि हमने उन मुल्कों की सपोर्ट नहीं करनी जहाँ सैलाब आ रहे हैं, तबाही हो रही है, तो उन मुल्कों को कौन सपोर्ट करेगा? वो तो जिम्मेदार ही नहीं है। जो दुनिया के दीगर ममालिक जिम्मेदार हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, और जो नंबर पैसा वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान को देख लें क्या मिला है इसके अगेंस्ट। तो इसलिए इन माई पर्सनल व्यू अमेरिका जैसे मुल्क को आगे जाके चैलेंज करना पड़ेगा इस मुल्कों के साथ। और अगर क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ भी है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो उसको कुछ खास अहमियत या संजीदगी के साथ देखते ही नहीं है। साहब ज़रा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अब इस पर दे दीजिएगा। जो पॉइंट्स अभी आदिल ने उठाए, जिस तरह पाकिस्तानी मार्केट भी इससे मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट अमेरिका को होती है $8 बिलियन की, 16% वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का है। तो ये शायद अमेरिका के लिए पाकिस्तान कोई बड़ी मार्केट ना हो एज इम्पोर्टर, लेकिन हम उससे कितना इफेक्ट हो सकते हैं, और ये फिर कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए। और जो ट्रेड पॉलिसी इस वक्त लेकर आ रहे हैं वो दीगर ममालिक के गुड्स पर टैरिफ को बढ़ाने की, खुद अमेरिका में भी तो इससे इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी जो ट्रेड वाली बात है उस पर आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हद तक जो इस स्पीच के अंदर 2-3 बातें की गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्रिमिनल एलियंस जो हैं उनको हम यहाँ से निकालेंगे मिलियंस की तादाद के अंदर, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसका भी मौक़िफ़ इसके ऊपर होना चाहिए। ज़ाहिर है उसके अंदर तादाद एक पाकिस्तानियों की भी होगी, तो उसको एक कंसिडर करनी चाहिए चीज़, और हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़रूरी होगी, नंबर 1। नंबर 2 जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ड्रिल बेबी ड्रिल, ये जो ऑयल एंड गैस की उनकी एक नई तरीक डोनाल्ड ट्रंप साहब चलाना चाहते हैं, इससे डेफिनेटली एक फ़र्क आएगा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के अंदर, और इसकी ड्रिलिंग जब शुरू करेंगे और इस चीज़ को वो रिजुविनेट करेंगे तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली अगर प्राइसेस कम होती हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इसके अंदर, तो हमें इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो उनका एक स्ट्रेट स्टांस है, ज़ाहिर है वो आज तो उन्होंने स्पीच में तो नहीं बात करनी थी, और उसके अंदर ट्रेड की जब उनकी पॉलिसीज़ आएंगी तब उसकी बात हम बड़ी तफसीली कर सकते हैं एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उसके अंदर एक चीज़ जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री स्पीच की बात की। ये बेसिकली उनका इशारा था जो 2-3 दिन से टिकटॉक का जो बैन है वो चल रहा है। ये उन्होंने 2-3 दिन पहले भी कहा था और कंफर्म किया था कि मैं 90 डेज़ का ग्रेस पीरियड दे के उसके बाद टिकटॉक को चलने दूंगा और उसके बाद उसको करेंगे। ये थोड़ी सी इन रोड्स टुवर्ड्स चाइना भी हो सकती हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जी को वो मिलने भी जाएंगे, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात थी उनकी स्पीच के अंदर। उसके अलावा जो उन्होंने डोमेस्टिक तौर पर काफ़ी बातें की, उन्होंने जो बाइडन जो उनके लेफ्ट पे ही बैठे हुए थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी सारी बातें उन्होंने सुनाई जो कि इनडायरेक्टली सुनाई। नंबर 1 जो LA फायर्स हैं, उसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना का उन्होंने शुरू में जिक्र किया। ये बहुत उस तरह से एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो नाकामी है, ख़ास तौर पे LA फायर्स जो अभी तक ऑन गोइंग है उसको उन्होंने हाईलाइट किया। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि उनकी सारी स्पीच के अंदर एक रिलीजियस टोन भी थी जो हमेशा सारे प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है क्योंकि उनको अपील करते हैं वो भी एक अच्छी बात थी उसके अंदर। और ब्लैक और हिस्पैनिक वोटर के ऊपर खास तौर पर उन्होंने बात की। बिल्कुल, और रिपब्लिकन्स जी बिल्कुल रिपब्लिकन्स का रहता है, ज़्यादा डेमोक्रेट्स का भी रहता है, वो तो खैर उनकी जो तमाम जितने आते हैं वो उनका इंक्लाइन रिपब्लिकन का शायद थोड़ा ज़्यादा होता हो, बट जो ब्लैक और हिस्पैनिक्स की उन्होंने बात की वो भी एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत ही एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ उनकी अपील थी। एक तरफ वो एक मैस एक्सोडस की बात कर रहे हैं जो इलीगल्स हैं, और उसके साथ साथ जो ब्लैक और हिस्पैनिक उनके वोटर्स थे उनको वो कंग्रेचुलेट भी कर रहे हैं। ये बात भी बहुत उस तरह से इंटरेस्टिंग थी। बाकी उन्होंने एक और बात की कि मैं एक पीस मेकर और यूनिफायर के तौर पर आ रहा हूँ। जो उनकी पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी और उससे ये काफ़ी एक ड्रास्टिक चेंज नज़र आया डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, और जो पहले यहाँ बात हो रही थी कि वो शायद एक स्मार्ट शख्स नहीं है या फिर वो एक अनएजुकेटेड शख्स हैं, मैं उससे डिसग्री करता हूँ। देखें ये एक ऐसे प्रेसिडेंट बनने को जा रहे हैं जो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर दूसरी दफ़ा हुआ है, तो और पॉपुलर वोट भी इस दफ़ा वो लेके गए हैं अपना। और जिस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लेकर आ रहे हैं उस तरह से बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर पेश आ रहे हैं, तो ये एक अनएजुकेटेड बंदे का तो काम नहीं होता कि वो कैसे ये चीज़ कर ले। तो आई थिंक कि आगे जाते हुए जो उनकी पॉलिसी बेसिकली पाकिस्तान के साथ रहनी है वो आने वाले दिनों में पता चले कि मेरे ख्याल में अभी उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है जिसके अंदर उन्होंने कहा जी 50 से 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स करूँगा, सिर्फ उन्होंने 4-5 का जिक्र किया अभी किया है। वो कल परसों हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत बोल्ड स्पीच थी।
उन्होंने काफ़ी जो लाएअमल है मुल्क के लिए उन्होंने किया है, एक बहुत टॉल ऑर्डर है। और ये बात भी याद रखनी चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट टर्म है, तो ही हैज़ 4 years टू डू व्हाट ऑल इज प्रॉमिस्ड। ठीक हो गया। अनीला अली साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ेकार, उनसे भी जान लेते हैं। एक तरफ वर्ल्ड को यूनाइट करने की बातें कर रहे हैं, फिर दूसरी जानिब दूसरे मुल्कों पर टैरिफ लगाने की बातें कर रहे हैं, फिर वो ये कह चुके हैं यूनाइट करने के बाद वो ये कहते हैं कि जो एलियंस का लव इस्तेमाल करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, तो क्या लग रहा है कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि प्रोडक्ट पुरानी है, पैकेजिंग बस नहीं है, एंड में होने वही जा रहा है जो इससे पहले 2016 में वादे दावे हमने देखे थे उनके? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा जो प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं वो उनका एक विंडिकेशन है। लेकिन 4 साल उनको कोर्ट्स के चक्कर खाने पड़े, उन पे इल्ज़ामात लगे, लेकिन उनको जब इतनी ओवरवेलमिंग सपोर्ट से अमेरिकन का मैंडेट मिला, तो आप देखें उनकी पर्सनालिटी में भी एक चेंज आया है। उन्होंने ये बार बार ही डिडंट मेक इट अबाउट हिमसेल्फ, उन्होंने ये कहा कि मुझे जो अमेरिकन लोगों ने मैंडेट दिया है, और उन्होंने सारी वो कम्युनिटीज़ का जिनको शुरू के उनकी कैंपेन में उन्होंने अटैक किया था, चाहे वो ब्लैक्स हों, वो लैटिनोज हों, उन सब ने उनको वोट दिया। तो वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इस दफ़ा उनकी ये लास्ट लेगेसी है। नेक्स्ट 2 years में उनको जो करना है ही हैज़ टू डू इट, बिकॉज अभी हाउस की भी उनकी रिपब्लिकन मेजॉरिटी बहुत स्लिम है, सेनेट में ज़्यादा है, तो वो मोस्ट लाइकली जो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स करेंगे वो इसीलिए जल्दी करेंगे कि उनको पता है कि ये 2 साल के बाद वो भी एक लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ये उनकी बात ज़रूर है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये सारी उन्होंने चीज़ें डीबंक कर दी कि अमेरिका में दोबारा उनके लिए वोट नहीं करेगा। इनफैक्ट उन्होंने उन लोगों को जो लोग डेमोक्रेट्स बीच में थे और वर्किंग क्लास थे, जिनको के समझते थे उनके साथ हैं, उनको अपने रिपब्लिकन उन्होंने वोट ले लिया ट्रंप साहब ने। तो आई थिंक कि ये इतने मैसिव मैंडेट के साथ आए हैं, और चाहे कोई भी हो, जिससे भी मैंने पूछा है, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मैंने पूछा, अभी मुझे इतने सारे पाकिस्तानियों के टेक्स्ट आ रहे हैं कि भेजें आप अपनी तस्वीरें, और वो खुश हैं क्योंकि बिजनेसेस ने सफ़र किया है। स्मॉल बिजनेसेस किसकी होती हैं? माइनॉरिटीज़ की होती हैं, एशियन अमेरिकन की होती हैं। क्राइम हाई है, और ये किसको अफेक्ट करता है? हार्ड वर्किंग, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, जो नए इमिग्रेंट्स हैं, वो यहाँ आते हैं, बिजनेसेस खोलते हैं, दे सफर। एहतशाम साहब की जानिब चलती हैं और हम अपने दोबारा उस पॉइंटर की जानिब चलते हैं। एहतशाम साहब, जो हम अमेरिका की और पाकिस्तान के मामलात की बात कर रहे थे, उनके रिलेशंस को बेहतर बनाने की, हमारा प्राइमरीली फोकस क्या होना चाहिए पाकिस्तान का, चूँकि पाकिस्तान और अमेरिका और चाइना में, उसको किस तरह से देखेगा पाकिस्तान? देखिए, हम ना आज की तकरीर सुनने के बाद जो अपरेंट थी, तो मुझे यही लग रहा है कि एक्सटेम्पोर तकरीर थी, और कोई नहीं कह सकता कि मतलब इतनी अच्छी तकरीर की है। आई वुड नॉट से कि जी कोई उन्हें कह सकता है कि ही इज़ एन इडियट। तो बड़ी भरपूर तकरीर की उन्होंने, और जिस अंदाज से अपनी बातें कही हैं, मुझे तो सारी गुफ्तगू के बाद लगता है आमना कि आज के बाद लगता है कि वो बड़े बड़े फ़ैसले करेंगे बग़ैर किसी नताइज की परवाह किए बगैर, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जिस नेशनलिस्ट अप्रोच से वो आगे गए हैं और जा रहे हैं, तो लगता है कि किसी हद तक मल्टीलैटरलिज्म कोई वीकन होगा किसी हद तक। अब ये दुनिया देखेगी कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। एक बात करके फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये बड़ी बात हो रही है कि जी वो चाइना पे टैरिफ लगाएंगे, चाहे मसला जिस तरह कह रहे थे अपने दोस्त के जी लाली साहब के जी अमरीकी चाइनीज़ गाड़ियों को रोकने के लिए कर रहे हैं। और भाई चाइनीज़ गाड़ियों को रोकना तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी मार्केट जो है आपके ये टेस्ला है, इनकी एलन मस्क की, तो आपकी ये अपना हाइब्रिड गाड़ियाँ और आपकी ये जो बिजली वाली गाड़ियाँ, वो सारी उसकी मार्केट ही चाइना है। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे वो ट्रेड ऑफ तलाश करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ जो हम ये कह सकते हैं कि जी वो ऐसे काम करेंगे। शायद दुनिया तो अननर्व होगी, लेकिन हर मुल्क अपना इंटरेस्ट वॉच करेगा। देखिए, हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो सीधी सी बात है, जो सियासी तौर पे बहुत कुछ आमना लोग देख रहे थे, वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता कि कोई इंटरफेरेंस की बात होगी। असल बात यह है कि इस रीजन में ईरान के बाद सऊदी अरब जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें थ्रू सऊदी अरब के वो होती हैं, और हमें जो इत्तलात हैं उस हवाले से
ट्रम्प साहब का कोई इरादा नहीं पाकिस्तान की इकॉनमी या पाकिस्तान के सियासी मामलात पे कोई मुदाखलत करेंगे। वो हाँ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को मैक्सिमम एडवांटेज इन बातों का ज़रूर लेना चाहिए कि अगर उनकी इकॉनमी एक्सपैंड करती है जिसका वो प्लान कर रहे हैं तो हम भी उसका हिस्सा बने। हमें मज़ीद अपना 45% हमारा ड्यूटी फ्री आमदारी एक्सपोर्ट जा रही है। अच्छा, अब ये अब बताइएगा कि किस तरह से ये मामलात आगे चलकर बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसी प्रायोरिटी लिस्ट में इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लिस्ट भी है इवन उसमें भी जाहिर है कहीं पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होगा इस वक्त। और हमें किस तरह से इस पे काम करना है आदिल? आदिल आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है आदिल। देखें जी बिल्कुल, देखें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाने का प्लान कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए कितनी प्रॉब्लम है ये समझने की जरूरत है। पाकिस्तान को अपने आप को एडजस्ट करना होगा क्योंकि कुछ कंसेशंस लेने होते हैं, किसी और तरीके से कंसेशंस मुल्क लेते हैं जब उन पर प्रेशर आता है किसी और मुल्कों की तरफ से। तो आपको अपनी कोई पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी या कि आप ऐसा एनवायरनमेंट अपना क्रिएट करें कि अमेरिका का आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर कोई स्पेशल इंटरेस्ट डेवलप हो और आपको कोई स्पेस जो है मिले। देखें जब वो यहाँ ऑलरेडी अमेरिका में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इज़ वेरी हाई, इसलिए दुनिया से जो है वो रॉ मटेरियल आता था या फिर एक्सपोर्ट्स होती थी। चाइना बहुत बड़ी मार्केट अमेरिका में बन गई थी, तो हमें तो इस तरह अपने आप को एडजस्ट करना है, वरना जो वो पॉलिसी लाएंगे वो तो सबके लिए होगी। जब वो कह रहे हैं ना ड्रिल बेबी ड्रिल, जब ट्रम्प ये बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप ये ध्यान में रखें कि अब मिडिल ईस्ट में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अब टेक की तरफ जा रही हैं। आपने देखा है कि सऊदी अरब, यूएई ने, कतर ने अपने आप को इन हालिया दिनों में कितना तेजी से तब्दील किया है। सो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं, बिजनेस मॉडल अपना चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए हम सुनते भी थे कि अमेरिका में भी ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, वक्त आने पे ये निकालेंगे। तो अभी शायद वो ड्रिल बेबी ड्रिल इसीलिए शुरू होने वाला है कि अब अपना इंटरनल जो एनर्जी का की रिक्वायरमेंट्स है वो हम उसको उससे पूरा करें एक्सप्लोरेशन से। एक तो ये चीज़ है। ठीक है। दूसरी चीज़ इस्लामिक टच भी दिया है उन्होंने, जैसे हमारे सियासत में इस्लामिक टच होता है, इन्होंने मजहबी टच भी दिया है, मजहबी टच भी दिया है। और नहीं, लेकिन इस्लामिक टच भी दिया है, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जो दुआया तकरीब हुई है उसमें इस्लामिक स्कॉलर को भी उन्होंने बुलाया है, जो जूइश थे उनको भी बुलाया, रब्बी जो है उनके, और पोप को भी बुलाया है। तो डिफरेंट टच दिए उन्होंने, मजहबी टच में इस्लामिक टच भी शामिल था। सो हाँ जी। और तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ देखें, अब वो जो बात कर रहे हैं ना कि आई वॉज सेव्ड बाय गॉड, तो वो अपने लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी बना है। यानी वो लोगों को बता रहे हैं कि आई एम चोजन वन, मैं एक मुंतखब बंदा हूँ खुदा की तरफ से, जो अमेरिका को ग्रेट नेशन बनाने दोबारा आया हूँ। तो मेरी कदर करना, किसी भी किस्म के जो है वो प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बनना। और बस आप लोगों ने मुझे जो है वो किया। और देखें मोदी भी वहाँ पर नहीं थे। और जो असल चीज़ है वो ये है कि इंडियन किसी पंडित को आई थिंक जो नहीं बुलाया गया वहाँ पे, तो ये जो था ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। और जो बार बार कह रहे हैं यहाँ 2 जेंडर्स हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो बड़े डिफरेंट साबित होंगे इस टेन्योर के अंदर वो। ठीक है, चलें इस पर हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे। शामुल हक साहब, असद निज़ामी साहब, अनीला अली साहबा, मंसूर कुरैशी साहब जो अमरीकी तज्ज़ियाकार हैं वो भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो असद साहब, पहले ज़रा ये जो क्रिमिनल एलियंस वाली टर्म थी इस पर आपने इनिशियल कमेंट भी किया था। अब ये बताइएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप तो इस पर बहुत हार्ड जाएंगे और इससे पहले भी अपनी कैंपेन में वो इस सिलसिले में खुलकर इज़हार ख्याल करते रहें, लेकिन अब पाकिस्तानियों समेत और जो दीगर ममालिक के लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए फिर ये कितना बड़ा एक चैलेंज या मुश्किल के तौर पर सामने आ सकती है। लेकिन उसके अंदर फ़र्क सिर्फ ये था कि इस दफ़ा उनका मैंडेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस पॉलिसी पे वो काफ़ी सख्त हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के इसके ऊपर एक स्टैंडिंग ओपिनियन होना चाहिए जिसको वो आगे लेके जाएं। उसके अलावा जो अभी बाकी बातें भी सब पैनलिस्ट की सुन रहा था, टेक की बात हो रही थी। देखिए टेक जो है ना अमेरिका के लिए उतना बड़ा मसला नहीं है। आपकी इनाग्रेशन के ऊपर जो आपकी बगल में जेफ बेजोस, टिम कुक, इलॉन मस्क और गूगल के सीईओ खड़े हों तो टेक इज़ नॉट रियली योर मेन कंसर्न। इसलिए जो ड्रिल बेबी ड्रिल वाली बात थी उनकी, वो ज़्यादा पर्टिनेंट है और वो ज़्यादा पाकिस्तान को इफ़ेक्ट करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे इस चीज़ का भी जिक्र हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चाइना और बाकी, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये तब से शुरू हुआ है कि चाइनीज़ व्हीकल्स जो यहाँ पे बैन करनी, डोनाल्ड ट्रंप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मामला है जिसके अंदर है जी कि वो बैन कर देंगे और बंद कर देंगे, वो खुद नहीं बना सकती, ये बात कीजिएगा बिल्कुल दुरुस्त है। GM और फोर्ड जो है सब ने अपना इसके अंदर हिस्सा डाला है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लें, उसको
एक्सपोर्ट कर लें या डोमेस्टिकली कंज्यूम करवा लें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसमें चाइना की एक डोमिनेंस है और वो एक रियलिटी है और उसको अमेरिका को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखें जी, जब कोई भी सियासी लीडर जो है जब अपनी इनॉग्रेशन स्पीच करते हैं तो वो अपनी जो वोटर्स होते हैं उनको अपीज करते हैं, वो वही बातें करते हैं जो उनके वोटर्स ने सुनी, उनके वोट बैंक ने सुनी कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, फलाना भी करूँगा। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी होता है, दुनिया भर की पॉलिटिक्स के अंदर ये होता है। अब ये कहना एक ज़रूरत होती है एक सियासतदान की, उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो करें ना करें उससे फिर बाद में जाके उसको रीअसेस कर सकते हैं अब इशू बाय इशू। तो अभी जो उनकी स्पीच है उसको फेस वैल्यू पे लेना जो है वो एक बिल्कुल गलत बात होगी कि जी उन्होंने ये भी कहा तो वो ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप इमिग्रेशन ले लें, ऑयल ड्रिलिंग ले लें, और जो लास्टली उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है जो यहाँ पे इतनी डिस्कस नहीं है, और उन्होंने जेंडर्स के ऊपर बात की है जो अमेरिका के अंदर एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो उनकी मुखालिफ पार्टी डेमोक्रेट्स का ये रनिंग पॉइंट होता है कि जी इसके अंदर हम इंक्लूसिविटी लेके आएंगे। उन्होंने तो आज पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि जी 2 जेंडर है, मेल एंड फीमेल, यानी कि उन्होंने एक पूरी एक सोसाइटी को मार्जिनलाइज की अपनी स्पीच के अंदर। इसके ऊपर अमेरिका में जा के तो ऐसे लोग असाइलम्स लेते हैं, तो वहां से अगर ये बात आए जी सॉरी अमेरिका में जाके जो जेंडर की बात वो कर रहे हैं, वहां जाकर ऐसे लोग असाइलम्स लेते हैं जिनको दूसरे ममालिक में इसलिए खतरा होता है कि वो अपने सेम जेंडर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं कर सकते, ऐसे में ऐसा कमेंट। जी बिल्कुल, लेकिन अमेरिका के अंदर भी अगर तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट की अगर एक कोई बानी कह लें या जिसने इस मूवमेंट को दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लीड किया है तो वो अमेरिका खुद है। वहाँ पे अगर आप पिछले 2-3 साल के अंदर देखें कि इसके काउंटर जो प्रोपेगेंडा है, इसके काउंटर जो नैरेटिव है वो कितना एलेबोरेट हुआ है और वो बिल्कुल एक रिपब्लिकन स्टैंड है। तो डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल में वाहिद वो शख्स थे जो इसको अपनी इनॉग्रेशन स्पीच भी उन्होंने कह दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मद्देनजर रखते हुए ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंसी होगी और इसके अंदर अभी से ही इस चीज़ को असेस करना कि पाकिस्तान इससे कैसे इफेक्ट होएगा, मेरे ख्याल में मंसूर साहब की तरफ चलते हैं। डेफिनेटली जैसे मेरे जी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है मंसूर साहब, आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन हम स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूँगी, एक क्रेडिट देना बनता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, वो ये कि उन्होंने आके एक ही जो सीज फायर वाली जो एग्रीमेंट है ये उनको देना बनता है कि ये ब्रेक थ्रू हुआ और हॉस्टेजेस हम देख रहे हैं रिलीज़ भी हो रहे हैं दोनों साइड से। लेकिन अगेन उसमें जो एक हम कहते हैं कि जी फ़लस्तीन का जो एक हम मुस्तकिल हल की तरफ जो बात करते हैं उसकी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि प्रो इजरायली कैबिनेट जो हम देख रहे हैं ट्रंप साहब की है, उनकी अप्रोच ये है, और दूसरी जानिब इजराइल का ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है, वेस्ट बैंक पे उनका जो उन्होंने टेक ओवर करने का जो सोचा हुआ है, ही माइट अप्रूव दैट डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो आप समझते हैं कि फिर ये जो सीज फायर वाला अग्रीमेंट है वो बीच में रह जाएगा और दोबारा से जंग छिड़ सकती है, क्योंकि हल तो बेसिकली परमानेंट हल तो वही है सोल्यूशन। देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पर जो रिपब्लिकन्स हैं स्पेशली, उनमें बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। और वाशिंगटन में लाखों लोग जो हैं वो ट्रंप साहब की व्हाइट हाउस की वापसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लोगों में एक्साइटमेंट की जो एक मेन वजह है वो ये भी है कि वो जानते हैं कि अमेरिका में एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है, और जैसा कि ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि अमेरिका में गोल्डन एज का आगाज़ हो चुका है और लोग अब ये जानते हैं कि उनके सिक्योर बॉर्डर जो है सिक्योर होंगे, इन्फ्लेशन का खात्मा होगा, इकोनॉमी मजबूत होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की मुकम्मल आज़ादी होगी, और आखिरी जो आप बोल रही हैं कि दुनिया से जंगों का खात्मा होगा। देखें, ट्रंप साहब वो सारे इकदाम करेंगे जिनका उन्होंने लोगों से अपनी कैंपेन के दौरान वादे किए थे, और ट्रंप ने अपनी ओथ सेरेमनी में भी यही कहा कि भाई मैं जो हूँ एंटी वॉर हूँ। वो जो भी वार चल रही है, चाहे इसराइल की वार हो, चाहे यूक्रेन की वार हो, या कहीं पर भी जो है वार चल रही हो, उन वार्स को ख़त्म करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। और दूसरा एक जो अहम बात आप देखें कि उन्होंने तकरीबन 25 दिन पहले वार्निंग दी थी कि अगर ये होस्टेज आज़ाद नहीं हुए तो फिर जो है मैं जो हूँ सख्त एक्शन लूँगा। और आपने देखा कि होस्टेज जो है वो आज़ाद भी हुए, और इसराइल जो है उनका पूरा जो है जो लॉबिंग सिस्टम है उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को अब किसी की कोई परवाह नहीं है। वो 4 साल के लिए आ चुके हैं, उन्होंने लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, लोगों ने उनको वोट दिया है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर वो हैं, उनके पास पॉपुलर वोट्स हैं, और वो अपना जो भी उनको रोकने के, चाहे पेंटागन के लोग हों या कोई फौजी हों या कोई से भी लोग हों, वो किसी की कोई परवाह नहीं करते हैं। उनके सारे जो टॉप नाच उनके जो उनकी कैबिनेट में लोग हैं वो सारे उनके लॉयल जो हैं लोग हैं, तो वो वही डिसीजन लेंगे जो उनको सही लगेगा।
और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ट्रम्प साहब में इतनी ताकत है और इतना उनको अपने आप पे एतमाद है कि इसराइल का मसला ना सिर्फ वो अपना रोल प्ले करेंगे बल्कि पहले प्रेसिडेंट होंगे जो इस मसले को हल भी करेंगे। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट होंगे जो इस तरह के मसले को, इन मसाइल को हल भी करेंगे। अनिला साहिबा आपकी जानिब आ जाता है, ये बताइएगा कि ये वाकई इतना आसान होगा एज इट इज़ बिन सेड? बहुत सारी बीच में ऐसी बातें उन्होंने कर दी हैं जिससे मुझे लगता है उनको अंदरूनी तौर पर भी बहुत सारे मुश्किलात होंगी। जी बिल्कुल होंगे। देखिए सबसे पहले तो वो जो H1 और B1 जो वीज़ाज और इमिग्रेंट्स का है, जिसमें इलॉन मस्क चाहते हैं और विवेक रामास्वामी वो चाहते हैं कि लोगों को बाहर से लेके आए, इंडिया हुआ, दूसरी कंट्री से। और मागा जो ट्रम्प के हार्डकोर सपोर्टर्स हैं उन्होंने तो यही कहा है ना, अमेरिका फर्स्ट। तो अब ये देखा जाएगा कि इनकी इंटरनल जो लड़ाई हैं वो कैसे चलती हैं। आई पर्सनली थिंक कि इन दी एंड जो मागाज को मैंडेट मिला है ट्रम्प सपोर्टर्स को, एक विंडिकेशन भी है, बिकॉज बहुत सारे लोग समझते थे कि ये गरीब हैं, एपलेशन माउंटेन से में रहते हैं। आप देखें JD वैंस, वो एक छोटा सा बच्चा जिसकी माँ ड्रग अब्यूजर थी और कहाँ से वो कहाँ पहुंच गया। तो इस तरह से ये सारे जो इनको कहते थे वाइट ट्रेलर ट्रैश, इनका ये विंडिकेशन है कि हम भी अमेरिका है, हमारा वोट काउंट करता है। जिन ने माइनॉरिटीज ने कहा था इनको उन्होंने अटैक किया था, तो ब्लैक्स तो लटीनोज, उन सब ने अमेरिका में उनको। इस पर मजीद भी डिस्कशन करते हैं। अनिला, मंसूर कुरैशी साहब, दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।